Hello students, so here we are with a new lesson, lesson number 1, and the name of the lesson is super senses. So let's first see the pictures. पिक्चर्स देखते हैं कि पिक्चर्स के थ्रू ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं कुछ बच्चे हैं जो कुछ खा रहे हैं, बैठ के बेंच पे बैठ के टिफ़िन खा रहे हैं। मे बी शायद स्कूल में है, इन्होंने एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। और तभी एक ईगल आती है, यहाँ एक ईगल दिख रही है आपको, वो आती है और इनका खाना उठा के लेके देखो अपनी चोंच में दबा के चली जा रही है। देन ये डॉगी सोया हुआ है और ये लड़का जो है ये टिपटो करता हुआ धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ आ रहा है। तो ये इसको जो कान है, ये वाले देखो ऐसे झुके हुए हैं, बट ये वाले उठ गए हैं, कान इसके कान खड़े हो गए। ओके, देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है। यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, Has this ever happened to you? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. Okay. Then, as you walk softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. जैसा मैंने बताया आपको, ये सोया हुआ डॉग, आप यहाँ से धीरे धीरे चल के जा रहे हो, पर इसका एक कान जो है वो शॉट अप मीन्स खड़ा हो जा रहा है। You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. ये तो अक्सर हमारे घर पे होता है, कुछ कोई चीज़ अगर गलती से भी मीठा नीचे गिर गया ज़मीन पे तो तुरंत बहुत सारी चींटियाँ पता नहीं कहाँ छुपी होती हैं वहाँ से आ जाती हैं और उस मीठे को एक एक करके वहाँ से ले जाती हैं। चींटियों का ये भी एक क्वालिटी होता है कि वो अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा भारी वज़न अपने साथ अपने पीठ पे ले जा सकती है। Now why does this happen? Think and tell. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. तो ऐसा क्यों होता है? Because just like जैसा आपने पहले पढ़ा होगा हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में, देखना, सुनना, स्मेल करना या सूंघना, देन महसूस करना और स्वाद आना, ये सारे हमारे सेंसिंग पावर्स हैं जो हम अपने डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन से, जैसे कि देखना है वो हम अपनी आँखों से देखते हैं, देन नोज़ से हम स्मेल करते हैं, अपने कानों से हम सुनते हैं, स्किन से जो हमारी चमड़ी होती है उससे हम फील करते हैं, ठंडा है गर्म है ये फील करते हैं, देन हमारा टंग है उससे हम टेस्ट करते हैं। तो जैसा हमारा सेंस ऑर्गन है वैसे ही एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं और उनके सेंसेस को यहाँ पे सुपर सेंसेस कहा जा रहा है, क्योंकि हमारी तुलना में उनके सेंस जो हैं ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। ओके, तो एनिमल्स के पास भी ये सारे सेंसेस हैं। कई सारे एनिमल्स जब अपने प्रे को यानी अपने शिकार को देखते हैं बहुत दूर से, तभी उन्हें पता लग जाता, मीन्स बहुत दूर भी उनका शिकार रहता है तब भी उन्हें दिख जाता है कि उनका शिकार है। दैट मीन्स उनका आई साइट जो है वो इतना स्ट्रांग होता है। देन सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कई कान जो एनिमल्स होते हैं वो एकदम धीमी, फेंटेस्ट मतलब एकदम धीमी आवाज़ को भी सुन पाते, जैसे यहाँ आपके बुक में ये एग्जाम्पल डॉगी का दिया हुआ है। और कई जो एनिमल्स हैं वो अपने फ्रेंड्स मीन्स अपने साथ वाले जो एनिमल्स हैं उनको उनकी खुशबू से पहचान जाते हैं कि ये हमारे साथ वाला है। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो हमारे नोन एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। इसके अलावा भी जो बाकी सारे एनिमल्स हैं जिनके कई लोगों के बारे में, कई एनिमल्स के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं, ऐसे ऐसे सुपर सेंसेस उनके पास हैं। तो उन्हीं सेंस ऑर्गन्स के बारे में, उन्हीं सेंसेस के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेसन। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। कैसे चींटियों ने पहचाना कि उनका दोस्त है। ये देखो, एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। तो क्या होता है कि जो चींटियाँ होती हैं इनको, जैसे आप जानते हो, इनकी आंखें नहीं होती देखने के लिए, फिर भी आपने अगर नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा तो देखा होगा कि जब भी ये चलती हैं तो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। ओके, तो कैसे चलती हैं? क्योंकि उन्हें स्मेल से पता लग जाता है, उनकी सूंघने की शक्ति जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिससे पता लग जाता है कि बाकी चींटियाँ कहाँ जा रही है। प्लस वो अपने दोस्तों को भी, अपने साथ वाली चींटियों को भी पहचानते हैं उनकी खुशबू से। एक एंट रहती है, वो ग्राउंड पे जाती रहती है, तभी उसने देखा कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ एंट्स जो हैं उसको दिखते हैं जाते हुए दूसरी तरफ से। जो फर्स्ट एंट है
वो अपने होल में आ जाती, तुरंत अपने जो वहाँ पे वो रहती है वहाँ पे आ जाती है। और जो एंट जो उन उसके होल को गार्ड करती रहती है कि कोई और बाहर से घुस ना जाए, वो उसको तुरंत पहचान जाती है कि हमारी चींटी है, हमारी साथ वाली चींटी है, और उसको अंदर घुसने दे देती है। तो हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वे नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो ये चींटी कैसे पहचानती है कि जो बाकी चींटियाँ जा रही थी दूसरी साइड में उसके ग्रुप की नहीं है? बाय द पावर ऑफ हर इट्स स्मेल, स्मेलिंग पावर से। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज द सेंट? और ये जो गार्ड कर रही थी उसके होल को, वो कैसे पहचानती है कि ये मेरे ही होल की चींटी है? वो भी उसकी खुशबू से। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम हियर। तो यहाँ आपको करके देखने बोल रहा है, कुछ चीनी या मीठा नीचे गिरा के देखो और देखो कि कब तक वहाँ पर चींटियाँ आती है। और भी कुछ क्वेश्चन है आगे, वो देख लेते हैं। ओके तो इसके अलावा और क्या आपको बताना है? हाउ डिड इट टेक फॉर द एंड्स, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? तो आपने जब वो मीठा गिराया उसके बाद कितनी देर के बाद में, कितने मिनट्स या कितने घंटों के बाद में चींटियाँ वापस आई? डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर? वहाँ पर सिर्फ एक चींटी पहले आई कि पूरा ग्रुप आ गया चींटियों का, वो आपको लिखना है। व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड? उन एंड्स ने उस फूड के साथ, मीन्स जो आपने मीठा नीचे गिराया उसके साथ क्या किया, वो आपको बताना है। देन वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो लोग वहाँ से कहाँ गए, ये भी आपको फॉलो करके बताना है। एंड लास्टली, डू दे मूव इन अ लाइन? क्या अगर वो ग्रुप में आए थे तो क्या वो लोग ग्रुप में गए, सॉरी लाइन में गए? ये भी आपको बताना है। ओके ओके अब आपको एक और कुछ चीज़ बोल रहा है करने के लिए। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव। तो आपको बोल रहा है ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए आपको उनके पाथ को, उनका जो रास्ता है उसको ब्लॉक करना है पेंसिल से। अब आपको देखना है कि वो जो एंड्स है, वो जो चींटियाँ हैं, वो कैसे चलती हैं। सीधे वो पेंसिल के ऊपर से चली जाती है या अपना रास्ता थोड़ा मोड़ के पेंसिल के साइड से होके जाती है, ये आपको बताना है। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. तो बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे यही जानने के लिए, और उन्होंने क्या जाना अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने प्रयोगों से क्या जाना कि जब चींटियाँ जो होती हैं वो मूव करती हैं, वो अपने पीछे स्मेल छोड़ देती हैं, खुशबू छोड़ देती हैं ग्राउंड पे, और जो बाकी चींटियाँ हैं उसी स्मेल को फॉलो करके, उसी स्मेल को पहचान के उनके पीछे पीछे हो जाती है, उनके रास्ते में आ जाती है, उनको रास्ता मिल जाता है कि किधर जाना है। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ? तो जब आपने उस एंड का जो लाइन जा रहा था उसमें पेंसिल रख के उसके पाथ को ब्लॉक किया, तो आपने क्या बता सकते हो कि उन्होंने वैसा बिहेव, जैसा वो कर रही हैं बिहेव, वो कैसे कर, वो उन्होंने वैसा क्यों किया? सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे बिहेव इसलिए किया उनके स्मेल को पहचान के। उन्होंने देखा कि बाकी चींटियाँ उधर जा रही हैं, ऊपर से चढ़ के नहीं जा रही बल्कि अपना रास्ता किनारे से निकाल रही हैं, तो उन्होंने स्मेल से पहचान के अपना रास्ता सब चींटियों ने चेंज कर लिया। आपको कभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको कभी मस्कीटोज़ ने, जो मच्छर है, उन्होंने कभी परेशान किया क्या? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? आपको कैसे, मतलब सोचो इस बारे में कि जो वे होते हैं, मच्छर होते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पर हो? आपने भी देखा होगा कि रात में, बाकी चलो लाइट चल रहा है तब तो ठीक है, मच्छर को दिख गया लाइट में कि कहाँ हो आप, लेकिन जब अंधेरा होता है, जब लाइट बंद कर दी जाती है, तब भी जो मच्छर है वो भिन 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 करते रहते हैं और काटते हैं आपको। तो उन्हें कैसे पता चलता है भाई बिना लाइट के कि आप कहाँ हो? Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. तो इसका आंसर भी आपके बुक में दिया हुआ है कि जो मस्कीटोज़ होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो आपको आपके स्मेल से पहचान जाते हैं, कि उन्हें, मतलब इंसानों की स्मेल पता चलती है, खुशबू पता चलती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि आप कहाँ पर हो, और वो आपको ढूंढ के आपको काटती है। उनको आपके पैरों का स्मेल भी पता लग जाता है, और प्लस आपकी जो शरीर है वो हमेशा कुछ ना कुछ गर्माहट, कुछ ना कुछ हीट फेंकता रहता है, देता रहता है, बाहर देता रहता है। तो उस हीट से भी वो पहचान जाता है कि आपका बॉडी कहाँ पर है, और इस तरह से वो हमें ढूंढ पाते हैं और हमें काटते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। ओके, अब यहाँ एक सिल्कवॉर्म बना हुआ है, देखो सिल्कवॉर्म मतलब जो सिल्क बनाता है। सिल्क एक तरह का फाइबर होता है, एक थ्रेड होता है, जिससे साड़ियाँ, कपड़े, बहुत सारे, बहुत ही मतलब रिच फाइबर होता है ये वाला, और इसे बनाती है हमारी सिल्कवॉर्म।
आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो ये सिल्क वॉर्म जो है ये मेल सिल्क वॉर्म है, लड़का सिल्क वॉर्म है। ये बोल रहा है कि मैं अपनी फीमेल सिल्क वॉर्म को कैसे पहचान जाता हूँ, काफ़ी किलोमीटर दूर से मैं पहचान जाता हूँ उसकी खुशबू से। सो देखो इनका भी जो सूंघने का शक्ति है कितना स्ट्रॉन्ग है कि कितने किलोमीटर दूर से वो पहचान जाती है कि उनकी फीमेल पार्टनर कहाँ पर है ना हो। यहाँ पे आपको फिर से एक पिक्चर दिख रहा है, एक ट्री है और यहाँ पे ये डॉगी है, ये सूंघने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये दिख रहा होगा आपको, ये नाक लगा के। हमेशा आप ऐसे भी पिक्चर को ना भी देखो, आप देखोगे कि जनरली जो डॉगीज़ को आप देखोगे ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ सूंघते रहते हैं। उनकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि उसको कई बार हम पुलिस डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं वो भी उन्हें यूज़ करते हैं पता करने के लिए, क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। तो ये जो स्निफिंग है, स्निफिंग मतलब होता है सूंघना। तो क्या आपने कभी देखा है डॉग को इधर उधर सूंघते हुए? आपको क्या लगता है कि वो क्या सूंघने की कोशिश करता है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। सो जो डॉग्स होते हैं वो अपने एरिया को, जहाँ पे वो रहते हैं उस एरिया को, ये जनरली सारे एनिमल्स में ये एक टेंडेंसी होती है कि वो अपना एक एरिया डिफाइन करके रखते हैं और उस एरिया को वो कैसे पहचानते हैं, वहाँ के अपने यूरिन से। ओके, जो वो टॉयलेट पास करते हैं उससे वो पहचानते हैं कि वो पूरा एरिया उनका है। और प्लस अगर कोई डॉग या कोई और एनिमल बाहर से आएगा, उनके एरिया में घुसेगा, तो उसे भी वो पहचान जाएंगे कि अगर वो एनिमल या दूसरा डॉग जो है वहाँ पे उसने टॉयलेट किया है। तो इस तरह से टॉयलेट को सूंघकर ये डॉग जो है अपने एरिया को पहचानते हैं और दूसरे डॉग्स को भी जो उनके एरिया में आए हैं उसको भी पहचान जाते हैं। तो इनकी सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं उसी से रिलेटेड। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ द स्पेशल सेंस और स्मेल ऑफ डॉग्स। तो पुलिस डिपार्टमेंट यूज़ करता है क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए। ये जो स्पेशल स्मेल का पावर होता है ना डॉग्स के पास, इसको यूज़ करके पुलिस वाले जो हैं वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। बॉम्ब स्क्वाड्स यूज़ करते हैं कि बॉम्ब कहाँ कहाँ रखा है उसको पता लगाने के लिए। When you find your sense of smell helpful to you, list some example like to know by smell the food at हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। तो आप कैसे अपने सेंस ऑफ स्मेल को, अपने सूंघने की शक्ति आपको कहाँ कहाँ यूज़ होती है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर कोई खाना ख़राब हो गया तो उसमें से अजीब सी बदबू आती, सड़ने की बदबू आती है, तो आप उसको खा ना लो, उसको फेंकने आप होता है, नहीं तो वो आपको बॉडी को हार्म पहुँचाएगा। तो ये भी हम कैसे पहचानते हैं, हमारी सूंघने की शक्ति से। प्लस कोई चीज़ जल रही है, गैस पे रखी है, कोई चीज़ जल रही है, आपके पास सूंघने की शक्ति ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ जल रही है। तो ये जो जलने वाली चीज़ है, इसको भी पता लगाने के लिए हम अपनी स्मेल पावर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से जगह है जहाँ पे आपकी स्मेलिंग पावर यूज़ होती है। तो गैस लीक होता है, सपोज़ घर में अगर गैस लीक हो रहा है, तो अगर आपके पास सूंघने की शक्ति नहीं है तो आप कैसे पहचानोगे कि गैस लीक हो रहा है, और इससे बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं जिनको आप बिना देखे सिर्फ उनकी खुशबू से पहचान जाओ। ठीक है, तो ये वही एनिमल होंगे जो आपके आसपास होते हैं, उन्हीं आप खुशबू से पहचान पाओगे, तो उनके नाम आपको लिखने हैं। देन एक क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हु स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो यहाँ पे आपको 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं आई लाइक द स्मेल ऑफ, जिसका स्मेल आपको पसंद है। जैसे जब पहली पहली बारिश होती है तो मिट्टी पे जब पड़ती है वो खुशबू बहुत अच्छी होती है। कई लोगों को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है, उनके फेवरेट डिशेस की खुशबू अच्छी लगती है। देन फूलों की खुशबू अच्छी लगती है। ओके, देन और कोई जैसे जो बुक्स होती हैं, नई नई बुक्स आती है या पुरानी बुक्स की भी खुशबू बहुत अच्छी लगती है कई लोगों को। तो इस तरह से जो भी स्मेल्स आपको पसंद है वो आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ, आपको जो खुशबू नहीं पसंद है, जैसे सड़े हुए खाने की खुशबू, देन कचड़े की खुशबू, नाली की खुशबू तो नहीं बोलेंगे, यहाँ बदबू बोलेंगे, नाली की बदबू, कचड़े की बदबू, देन कोई चीज़ सड़ रही है उसकी बदबू। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं पसंद है उसका आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे वो चारों पिक्चर्स है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो। और इनके नीचे में ना कुछ ये भी दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स भी बने हुए हैं और ये अलग अलग कलर्स में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो दिस इज़ द मैन। तो हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमें ये सारे कलर्स दिखते हैं, पिंक दिखता है, ग्रीन दिखता है, येलो, ये सारा क्लियरली दिख रहा है जैसा हमें दिखाई देता है। अच्छा, आपको पता है कुछ ह्यूमन बींग्स में भी ये टेंडेंसी होती है, उन्हें कलर ब्लाइंड कहा जाता है कि उन्हें चीज़ें तो दिखती हैं बट सारे कलर उन्हें दिखाई नहीं देते। तो ऐसे लोगों को हम कलर ब्लाइंड करते हो।
और सारे कलर इन द सेंस कि कुछ को ग्रीन नहीं दिखता, कुछ को रेड नहीं दिखता, कुछ को येलो नहीं दिखता, तो इस तरह का होता है। तो कलर ब्लाइंडनेस हम इंसानों में भी होता है कि हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ कलर दिखाई नहीं देते हैं। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्ड, तो बर्ड को ऑलमोस्ट वो सारे कलर दिखाई दे रहे हैं जो हम देख पाते हैं। देन यहाँ डॉगी, जो डॉगी होता है, ये देखो जो फ्लावर है वो पिंक कलर का है, बट डॉगी को वाइट कलर का, ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का दिख रहा है। ओके, और ये वाला पार्ट भी उसे येलोइश दिख रहा है, तो डॉगी को सारे कलर्स नहीं दिखते हैं, स्पेशली पिंक यहाँ शो कर रहा है, तो पिंक नहीं दिखाई दे रहा है इसको। अब ये जो है एक रेप्टाइल जैसा है, मंगूज है या समथिंग लाइक दैट, तो इसे देखो ये सारा पूरा ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा है, इसे तो कोई भी कलर नहीं दिख रहा है, ओनली ब्लैक एंड वाइट इट कैन सी। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल दिन में ये रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें सारे कलर्स दिखाई देते हैं, पर कुछ एनिमल्स जो कि रात में एक्टिव रहते हैं या रात को अपना ये शिकार करते हैं, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। ओके, ऐसा माना जाता है। नाउ ओके, तो हमने आईसाइट की बात कर ली, अब आते हैं शार्प ईयर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, in class 4 you read that we cannot easily see birds ears, their eyes are small holes covered with feathers। तो क्लास 4 में आपने पढ़ा है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी जो कान होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, जो स्मॉल होल्स, छोटे छोटे छेद की तरह होते हैं, जो उनके पंखों के अंदर में छुपे होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिनके आप कान आप देख सकते हो। जैसे यहाँ एक एलिफेंट बना है, एलिफेंट के कान आप देख सकते हो, काऊ का देख सकते हो, हॉर्स का देख सकते हो, गोट का देख सकते हो, रैबिट का देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको 10 एनिमल्स के नेम लिखने हैं। एंड देन नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, ऐसे कुछ एनिमल्स के नाम जिनके जो कान है वो हमसे बड़े होते हैं। तो हमसे बड़े रैबिट के कान होते हैं, एलिफेंट के कान होते हैं, काऊ के कान होते हैं, बफलो के कान होते हैं। तो ऐसे कुछ एनिमल्स के नेम लिखने हैं। इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ द एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग, क्या कोई रिलेशन होता है कि जिसका जितना बड़ा कान होगा वो उतना ज़्यादा सुन सकता है? तो येस, थोड़ा सा तो डिफरेंस आता है, जिनके कान थोड़े बड़े होते हैं वो थोड़ा आपसे ज़्यादा सुन पाते हैं, बट वो बहुत कम है, मतलब नाम मात्र के लिए, तो उतना ज़्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ एक एक्टिविटी दी हुई है, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। देखते हैं आगे में क्या, एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। तो आपको एक फ्रेंड को बोलना है, एक तो शांत जगह ढूंढना है आपको स्कूल में, या अभी आप घर में कर सकते हो इसको। तो आपको एक शांत जगह ढूंढना है, उसके बाद आपको अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि वो थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाए। एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली, और उन्हें धीरे से, सॉफ्टली मीन्स बहुत धीरे से कुछ आवाज़ निकालनी है। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, और जो बाकी जो दोस्त हैं उनको आपको ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर। उसके बाद आप में से कुछ को, पहले तो आपको कान ओपन करके सुनना है, फिर आपको ये जैसा पिक्चर में बता रहा है ना, ऐसे आपको आपके कान के पीछे में ऐसे हाथ रख के सुनने की कोशिश करना है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर, और ऐसा रख के आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो फिर से वैसी आवाज़ निकाले सॉफ्टली, और आप उसे सुनने की कोशिश करो। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू। तो आपको ये डिफरेंस बताना है कि जब आपने ये कान के पीछे हाथ रखा था तब आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा था, कि जब आपने ऐसे ही कान खुले रखे थे तब आपको ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा था। ये आपको बताना है और अपने फ्रेंड से भी पूछ के डिस्कस करना है। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। अब आपको बोल रहे हैं कि कान के ऊपर आपको हाथ रखना है और फिर कुछ बोलना है, और आपको आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है वो आपको बताना है। तो ये करके देखना है, इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ ओके, एक और दिया हुआ एक्टिविटीज़ में क्या करना है, सिट नियर अ टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, listen carefully, now put your ear on the desk as shown in the picture, tap on the desk once again with your hand, listen again, was there any difference in the sound of the tap। तो आपको क्या बोल रहा है कि आपको पहले तो बैठ जाना है, एक डेस्क लेके, एक टेबल लेके बैठ जाना है, और आपको अपने हाथ से टैप करना है टेबल के ऊपर और सुनने की कोशिश करना है। ओके, सेकंड केस में आपको क्या करना है, आपको अपने कान, जैसा ये पिक्चर में इस बच्चे ने किया है ना, कान को डेस्क के ऊपर में ऐसे टच करके रखना है, और फिर आपको टैप करना है और सुनने की कोशिश करना है। और फिर जो भी डिफरेंस आया दोनों में, जब आपने कान आपके ऊपर थे, आप सीधे बैठे थे, तब आपको जो सुनाई दिया, और जब आप कान को सटा के रखे थे डेस्क से तब आपको जो सुनाई दिया, दोनों का डिफरेंस आपको डिस्कस करना है।
This is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibration on the ground. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपकी आ रही है, नया वर्ड आ रहा है वाइब्रेशन. तो वाइब्रेशन मतलब होता है कंपन या हिलना. तो जब ये सटा रहा है ना कान को तो आपको दिखाई देगा ये जो ये टेबल को मार रहा है तो उससे ना हल्का सा टेबल हिलता है और इससे भी वाइब्रेशन से भी पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है. तो स्नेक जो होते हैं, सांप जो होते हैं, वो इसी तरह से जो वाइब्रेशंस होते हैं एयर में उसके थ्रू वो पता लगाते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है. वो सेंस कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट है साउंड्स एंड मैसेजेस. High up on a tree, a langur warns other of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. अच्छा, अब आपने को तो पता है कि आप लोग एक दूसरे से कैसे बात करते हो. तो आपने कभी सोचा है कि एनिमल्स जो होते हैं वो लोग भी तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ किसी तरीके से तो अपनी मैसेज पहुंचाते होंगे. तो कुछ जो है इनके बिहेवियर हमने भी नोटिस किए हुए हैं और उनमें से एक ये बता रहा है जो ये लंगूर होता है. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ लंगूर, अ काइंड ऑफ मंकी. तो ये दूसरों को डेंजर, खतरे के बारे में वार्न करता है बाकी अपने साथियों को, बाकी एनिमल्स को कि कोई टाइगर तो नहीं आ रहा, लेपर्ड तो नहीं आ रहा है. और वो कैसे वार्न करता है? बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल. वो एक स्पेशल तरीके की आवाज़ निकालता है अपने गले में से और बाकी के जो एनिमल्स हैं वो भी पहचान जाते हैं कि अगर ये ऐसी आवाज़ निकाल रहा है मतलब ज़रूर कोई खतरा है, ज़रूर कोई टाइगर आ रहा है, कोई लेपर्ड आ रहा है और हमें यहाँ पे छुपना है, यहाँ से भागना है. ओके, तो वो इस तरह से वार्निंग देते हैं अपने दोस्तों को. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of danger. तो जो चिड़ियाँ होती है, बर्ड्स होती है, लंगूर का तो हमने देखा, वैसी बर्ड्स जो होती हैं वो भी खतरे का दूसरों को सतर्क करते हैं खतरे से कुछ स्पेशल तरीके की आवाज़ निकाल के जिन्हें अलार्म कॉल्स कहा गया है. सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स. और कुछ बर्ड्स में तो, कुछ पक्षियों में तो ये टेंडेंसी होती है कि वो अलग अलग तरीके के डेंजर का अलग अलग तरीके का आवाज़ निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स जो होती है वो आसमान में भी उड़ती है और नीचे भी रहती है. तो कौन सा खतरा ऊपर से आ रहा है उनके ऊपर अटैक करने, कोई बड़ी बर्ड तो नहीं आ रही उनका शिकार करने, उसका वार्निंग कॉल वो लोग अलग तरीके से देते हैं. और अगर नीचे में ज़मीन पे कोई खतरा है तो उसका उन लोग वार्निंग कॉल अलग तरीके से देते हैं ताकि तुरंत पहचान सके कि खतरा ऊपर से आ रहा है या नीचे से. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ़ द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ़ द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड. यही मैंने अभी आपको बताया. देन फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. अभी जो हमारी फ़िश होती है, जो मछलियाँ होती है, उनका भी अपना तरीका है. तो बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि सारे एनिमल्स का अपना अपना एक तरीका होता है अपना मैसेज अपने फ्रेंड को या अपने साथ वालों को पहुँचाने का. यहाँ फ़िश कैसे देती है अलार्म कॉल्स? बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. अब ये झटके तो देती नहीं है बिजली वाले, तो कैसे देती है वो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में बताया हुआ है. ओके, अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने फाइंडिंग नेमो करके एक मूवी देखी होगी. उसमें क्या होती है, एक मछली जो है वो अपने फ्रेंड को ढूंढते ढूंढते नीचे, बहुत नीचे पानी में चले जाती है. तो वो भी इन वाइब्रेशन के थ्रू, इको लोकेशन के थ्रू पता लगाती है कि उसका फ्रेंड जो है वो कहाँ पर है. तो वैसे ही मछलियों में भी टेंडेंसी होती है कि जब भी उनके मुँह से कोई आवाज़ निकलता है, आवाज़ इन द सेंस उनका जो भी वाइब्रेशन, पानी में जो हरकतें होती हैं, वो अगर कहीं से टकरा के आता है, वापस आता है, इको लोकेशन कहा जाता है इसको. तो ऐसे ही वो अपने आसपास का सेंस करती हैं, पता लगाती है कि कहीं खतरा तो नहीं है. यहाँ डॉल्फिन के बारे में बता रहे हैं. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. डॉल्फिन जो होती है वो भी मैसेजेस देती है अपने स्पेशल प्रकार के आवाज़ निकाल के दूसरे को, अपने साथी डॉल्फिन्स को मैसेज करती हैं इन द सेंस बताती हैं, संपर्क करती हैं. ओके, साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन. और इसीलिए कई साइंटिस्ट ऐसे बिलीव करते हैं, जो एनिमल साइंटिस्ट है वो ये बिलीव करते हैं कि हर एनिमल का, जैसा हमारा एक भाषा है, अपना बात पहुंचाने का एक तरीका है, अलग अलग तरीके, अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, स्पेशल तरीके के लैंग्वेज होते हैं. और वो एक्शंस भी हो सकते हैं और मुंह की आवाज़ भी हो सकते हैं जिनसे वो एक दूसरे को आगाह करते हैं या अपना मैसेज कन्वे करते हैं, बताते हैं. Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm clock? For example, when the teacher is coming to the classroom. तो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे एनिमल्स या फिश का अपना अलग अलग एक वार्निंग कॉल होता है या बात करने का तरीका होता है, साउंड्स का लैंग्वेज होता है, तो उसी तरह से आप भी अपने कुछ सीक्रेट साउंड मैसेजेस बना सकते हो
जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड को या किसी भी अपने क्लास वाले को बिना आवाज़ किए, बिना वर्ड बोले, बिना कोई शब्द बोले, ताकि सामने वाला पहचाने ना, कोई और जिसको आप नहीं बताना चाहते वो ना जाने कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट आपका फ्रेंड पहचान जाए। तो ऐसे स्पेशल सीक्रेट मैसेजेस आप कैसे कर सकते हो वो आपको बताने कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सपोज़ कोई टीचर आ रही है तो कैसे बताना है कि टीचर आ रही है, साउंड से या एक्शन से, तो वो आपको कह रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो सकता है, तो ये आप करके देखना। ओके, जब स्कूल खुलेंगे तब ऑब्वियसली। Okay, so next is sleeping, walking. Some animals go into a long, deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. तो आपने भी देखा होगा कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ बर्ड्स होते हैं जो एक स्पेशल सीज़न में तो दिखते हैं, बट बाकी के टाइम वो हमें नज़र नहीं आते हैं। ओके, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बारिश में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हमें दिखाई देते हैं। स्नेक्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए। देन बारिश होने के बाद वो जो लाइटों के इर्द गिर्द जो इंसेक्ट्स घूमने लग जाते हैं, तो वो भी आपको बाकी टाइम में नहीं दिखेंगे, पर बारिश में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और पूरा घर जो है कचरा करके चले जाते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स का बहुत बिहेवियर पैटर्न है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सीजन में दिखाई देते हैं और बाकी के टाइम वो रेस्ट में रहते हैं या स्लीपिंग उसमें रहते हैं, मोड में रहते हैं। ओके, have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? तो वो कहाँ जाते हैं वो आपको पता लगाना है। यहाँ एक एनिमल है जिसका नाम है स्लॉथ। अच्छा, स्लॉथ का अगर आप वर्बल मीनिंग देखोगे ना तो उसका मतलब होता है स्लो, वेरी स्लो। तो ये एनिमल फेमस है अपने लेजीनेस के कारण, अपने स्लोनेस के कारण। ओके, आपने अगर एक मूवी देखी होगी जूटोपिया, तो उसमें ना ऐसी एक स्लॉथ के बारे में बताया गया। स्लॉथ का मतलब एक बैंक रहता है जहाँ ये लोग जाते हैं अपने काम से, बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन रहता है जहाँ ये लोग जाते हैं अपने काम से, तो वहाँ पे वो इतना धीरे धीरे काम करते हैं स्लॉथ कि उतने देर में तो दुनिया पूरी इधर की उधर हो जाएगी। तो वो मूवी आपको अगर देखने मिले ज़रूर देखना, जूटोपिया। उसमें स्लॉथ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताया गया है। यहाँ थोड़ा सा दिया है, इसको हम देख लेते हैं। इट लुक्स लाइक अ बेयर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्लॉथ। तो ये आपको बेयर जैसा दिखेगा, भालू जैसा दिखेगा, पर ये भालू नहीं है, थोड़ा उससे छोटा होता है साइज़ में। इट इज़ कॉल्ड अ स्लॉथ. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. और इसकी क्वालिटी ये है कि ये दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 17 घंटे ये सोता ही रहता है, हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री ब्रांच। और वो भी कैसे सोता है, पेड़ के ब्रांच के ऊपर लटकता है, वो भी उल्टा उल्टा लटके हुए आराम करता रहता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। और जहाँ वो रहता है, इसको ये भी नहीं है कि हाँ चलो यहाँ मैं रह रहा हूँ तो कहीं दूसरे से जाके पत्ता खा लूँ, यहाँ का जो है रहने दूँ पत्तों को, नहीं। वो जहाँ पास रहता है उसी पत्तों, वो इतना लेज़ी होता है कि उसी पेड़ के पत्ते वो खाता रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसे बस दो चीज़ें चाहिए, पत्ते रहे खाने के लिए और दूसरा सोना। इसके अलावा उसे और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. और जब उसने उस पेड़ के पत्ते ख़त्म कर देता है तो वो पास वाले पेड़ पे चला जाता है। Okay, sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. तो उसकी जो उम्र होती है, कितने साल की होती है, 40 साल जीता है स्लॉथ, लेकिन उस 40 साल में वो सिर्फ 8 पेड़ों पर चल पाता है। मतलब 8 पेड़ तक ही वो कवर कर पाता है कि पत्ते ख़त्म हो रहे हैं, चलो दूसरे पेड़ पे चलते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं जाता। तो सोचो कितना लेज़ी होगा कि पूरे लाइफ टाइम ऑफ 40 ईयर्स में वो सिर्फ 8 पेड़ों को कवर कर पाता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन वो नीचे आता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा चेंज के लिए चलो नीचे आ जाता है, और उसके बाद फिर वापस चला जाता है। तो क्योंकि इतना लेज़ी है ये। नाउ सो ये स्लॉथ का स्लीपिंग टाइम और अवेकिंग टाइम बता रहा है। तो ये जो टोटल है, ये 12 आवर के क्लॉक में ये 1 जो सेक्शन है ये 2 आवर्स को डिनोट कर रहा है। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, इतना वो सोने का उसका टाइम है। तो कितना देर तक सोता रहता है, अगर एक जो है एक सेक्शन 2 घंटे को डिनोट कर रहा है, तो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 इंटू 2 18। तो 18 आवर्स वो सोता ही रहता है। तो यहाँ 17 आवर्स लिखा है, बट वही 17 to 18 आवर्स सोता रहता है। और वो जागता कब है, जितने में ये वाइट पोर्शन बना हुआ है। तो 1 2 एंड 3, तो 3 इंटू 2 6 आवर्स वो जागता है और 18 आवर्स वो सोता रहता है। ओके, ना यहाँ पे लिजर्ड का बताया हुआ है। तो लिजर्ड जो है वो 4 आवर्स से विंटर में सोती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर कितने में आप शेड करोगे, 1 and 2, 2 में आप शेड करोगे, ठीक है। If you were to show a sloth's daily routine sleeping and waking in a 24-hour clock, this is what the clock would look like. इस तरह का दिखेगा स्लॉथ का टाइमिंग स्लीपिंग का और अवेक का।
एंड हाउ विल यू शो द लीजर्ड, तो जैसा मैंने बताया 2 में आप कलर कर दोगे तो 4 घंटे सोती है और बाकी समय जगी रहती है। गिवन हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी डेज दैट एनिमल स्लीप्स। तो यहाँ पर नीचे में कुछ हैं क्लॉक्स दिए हुए और एनिमल्स दिए हुए हैं, देखते हैं आगे तब आपको समझ में आएगा। ओके तो यहाँ पे देखो पिक्चर में दिया हुआ है आपका स्लीपिंग टाइम दिया हुआ है कुछ एनिमल्स के, जैसे यहाँ पे देखो काऊ है, पाइथन है। पाइथन मीन्स जो बड़े जो स्नेक्स होते हैं ना, जैसे अजगर हो गया या एनाकोंडा हो गया, उन्हें पाइथन कहा जाता है। जिराफ है, कैट है, तो उनका आपको स्लीपिंग टाइम, ये जो शेडेड पार्ट है वो उसका स्लीपिंग टाइम है, वो आपको बताना है। तो यहाँ हमने देखा था कि जो एक सेक्शन है वो 2 घंटे को डिनोट करता है। तो ये कितने घंटे सोता है हमारा काऊ, कितने में शेड है 1 2, तो 2 × 2 4 आवर्स, तो काऊ हमारा 4 आवर्स सोता है। देन पाइथन, पाइथन का क्या हो जाएगा, कितने घंटे सोता है 1 2 3 4 5 6, देन ओके 7 8 एंड 9, तो 9 × 2 ये भी स्लॉट जितना 18 आवर्स होता रहता है और जागता कितने घंटे हैं 1 2 एंड 3 3 × 2 6 आवर्स। देन जिराफ, जिराफ हमारा बहुत एक्टिव है, वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। ओके एक सेक्शन मतलब 2 घंटे, तो 2 आवर्स सोता है। जो हमारी बिल्ली है वो 6 में यहाँ शेडेड है, तो 6 × 2 12 आवर्स सोती है, 12 आवर्स जगती है। तो ये हमारी बैलेंस्ड एनिमल है। ओके Now when you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions. कि एनिमल्स को देखकर आपको क्या क्या सवाल आपके मन में आते हैं, वो आपको क्वेश्चंस बनाते मतलब लिखने हैं कि सोता कहाँ होगा, रहता कहाँ होगा, उसके भी दोस्त होते होंगे क्या, और भी इस तरह के क्वेश्चंस जो भी आपके मन में आ रहे हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, so here we have some facts about tiger. First one is that tiger can सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। तो जो टाइगर होता है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। मीन्स हमारा अगर आई साइट का 1 में मेजर करें तो उनका 6 टाइम्स हमसे 6 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकता है वो, और अच्छा देख सकता है। नेक्स्ट इज द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट्स और वाइब्रेशंस इन एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, विस्कर्स मतलब ये मूछें, जो मूछें होती है ना टाइगर के, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव इन द सेंस कि उन्हें जल्दी पता जाता है कि आसपास क्या हो रहा है। तो जैसे आपका फ़ोन होता है, पहले वो बटन वाले फ़ोन आते थे तो वो उतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, आपको प्रेस करना पड़ता था तब जाके आपका फ़ोन चालू होता था। बट अभी जो आते हैं टच वाले फ़ोन जो आते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, तो उनको आप जस्ट टच भी करोगे तो वो आपका पता चल जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या ओपन करना चाहते हो, और वो चीज़ ओपन हो जाती है, वो चीज़ टाइप हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं सेंसिटिव। तो वैसे ये जो विस्कर होते हैं टाइगर के, ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसे हवा में जो कंपन होती है उसका वो फील कर पाता है और अच्छे से अपना शिकार, प्रे मीन्स होता है शिकार करना, PREY, प्रे मीन्स होता है शिकार करना। तो ये इन्हीं विस्कर्स के कारण, जो कि हवा में वाइब्रेशन या कंपन को पहचान पाते ही अपना शिकार बहुत अच्छे से रात में कर पाते हैं। Then next is a tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of the leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions too. So जो टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग है, या हम टाइगर के बेसिक जो सेंस ऑर्गन्स है उनके बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं उसका जो सेंस ऑफ हियरिंग है, जो उसकी सुनने की शक्ति है, वो इतनी शार्प है, इतना तेज़ है कि उसको पत्ते अगर हिल रहे हैं उसका डिफरेंस, या फिर कोई एनिमल मूव कर रहा है उसका डिफरेंस उसको समझ में आ जाता है ग्रास में। मतलब बहुत दूर से भी वो ये जान पाता है कि जो हिलने की आवाज़ है वो पत्तों की हिलने की आवाज़ है कि कोई एनिमल मूव कर रहा है ग्रास पे। ओके और प्लस जो हमारा टाइगर होता है, जो टाइगर होता है, इट कैन मूव इट्स ईयर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो अपने कान को अलग अलग डायरेक्शन में मोड़ भी पाता है। ओके then tiger make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. तो यहाँ टाइगर के बारे में, रोर के बारे में बताया जा रहा है, उनके साउंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि उसके भी अलग अलग तरीके के साउंड्स होते हैं। सिर्फ वो दहाड़ता नहीं रहता है सारा दिन, बट उसके अलग अलग साउंड का अलग अलग पर्पज़ होता है। एक तो वो अलग अलग प्रकार के साउंड निकालता है अपने मुंह से, और उन अलग अलग साउंड का अलग अलग पर्पज़ होता है, अलग अलग काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि जब वो गुस्सा होता है, एंग्री होता है, तब वो कैसे दहाड़ता है, ज़ोर से गुर्राता है, या जब वो अपनी टाइग्रस को बुलाता है तब उसकी आवाज़ कैसी रहती है। तो वो दोनों में डिफरेंस है, ये नहीं कि वो दहाड़ के बुला रहा है टाइग्रस को।
देन इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल, और वो रोर भी कर सकता है, स्नाल भी कर सकता है। स्नाल मीन्स थोड़ा धीरे, दहाड़ने से थोड़ा धीरे वाले आवाज़, या जब सोते ही रहता है तब जो वो घुराने वाली आवाज़ होती है ना, खराटों की आवाज़, दैट इज़ कॉल्ड स्नालिंग। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, और इनका जो रोर होता है, दहाड़ने की आवाज़ होती है, वो आप 3 किलोमीटर की दूरी से भी सुन सकते हो। तो सोचो वो कितनी ज़ोर से दहाड़ता है। The next is each tiger has its own area which may cover several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. तो जैसे आपने डॉग के बारे में पढ़ा था लेसन के स्टार्टिंग में, उसी तरह से टाइगर भी अपने एरिया को यूरिन से, अपने टॉयलेट से मार्क करके रखता है। मतलब जब वहाँ तक उसका एरिया होता है वहाँ तक वो उसका टॉयलेट का स्मेल रहता है, और वो इससे ये भी पता लगा लेता है कि कोई दूसरा टाइगर तो उसके एरिया में नहीं आया। किससे? वो यूरिन के स्मेल से, कि दूसरे टाइगर के यूरिन का स्मेल होगा तो ऑब्वियसली दूसरा टाइगर आया है। बट टाइगर इतना प्राउडी एनिमल होता है कि वो कभी भी किसी दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते, वो हमेशा अपने एरिया में रहते हैं। ओके, तो ये इनका कुछ क्वालिटी है टाइगर के बारे में। देन नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है, टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स, वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं। अलर्ट मीन्स चौकन्ना। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, पर फिर भी अभी टाइगर्स को बहुत खतरा है। किससे है खतरा? हम ह्यूमन से, इंसान से। हम इंसान उनके स्किन के कारण लिए, उनका स्किन हमें चाहिए होता है, वो रॉयल्टी शो करती है, अमीरी शो करती है, इसके कारण हम इनको मारते जाते हैं। बट अभी वो इतना ईजी नहीं है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स बना दिए, लॉज बना दिए हैं, जिससे कि टाइगर हंटिंग इज़ बैन, एंड अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? जंगल में क्या क्या उनके लिए डेंजर हो सकता है? सबसे पहली बात तो जंगल ही धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे कि जो टाइगर है वो जो रेसिडेंशियल एरिया होता है जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पास आ जाते हैं। तो वो क्यों आते हैं रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे? बिकॉज उनका जंगल हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। Can human beings also be a threat to animals? How? Yes, of course we are threat to animals because we are finishing the jungle, and in this way we are finishing their homes. उनके घर हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और प्लस कई जो ह्यूमन बींग्स होते हैं शिकार भी करते हैं, जिससे ये एनिमल धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, rhinoceros for its horns, tigers, crocodiles and snakes for their skins. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. तो ये देखो हम इन्हें क्यों मारते हैं, दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कौन से एनिमल को किस चीज़ के लिए मार देते हैं। तो एलिफेंट को बताया जा रहा है उनका जो टस्क, उनके जो बड़े दांत होते हैं ना, जो सामने में जो अलग से जो उनके दांत निकले रहते हैं, उसके लिए मारा जाता है, उसे टस्क कहते हैं। और उससे बहुत अच्छे अच्छे वॉल पीसेस, सजाने के डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं। तो इसीलिए उस लालच में पूरा एलिफेंट को ही मार दिया जाता है, चूड़ियाँ बनती हैं, ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये चीज़ कब ख़त्म होगी? अगर हम उन चीज़ों को ख़रीदना छोड़ देंगे। आइवरी कहते हैं उसे, जो उससे बनता है ना, एलिफेंट के जो दांतों से जो चीज़ें बनती है उसे, या उस दांत को बाद में हम आइवरी कहते हैं, और उसका जो भी बनता है वो लोगों में ख़रीदा भी जाता है, इसीलिए उन्हें मारा जाता है एलिफेंट्स को। तो अगर हम ख़रीदना ही बंद कर देंगे तो हम एलिफेंट को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। देन राइनोसरॉस जो होता है उसके हॉर्न के कारण बोलते हैं कि उससे दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन बनती है, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को और स्नेक्स को उनके स्किन के कारण, उनके लेदर के कारण, फिर उसे जूते, बैग्स, बेल्ट्स, शूज़, ये सारे बनाते हैं। तो हम अपने लिए, अपनी सेल्फिशनेस के कारण इन एनिमल्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। मस्क डियर जो होता है एक तरह का कस्तूरी हिरन इसे कहते हैं। इसको बस वो सेंट बनाने के लिए, उसका जो स्मेल होता है बहुत अच्छा होता है, तो उस स्मेल सेंट के कारण हम इनको मार देते हैं। तो देखो कैसे हम अपने सेल्फिशनेस के कारण जानवरों को मारते जा रहे हैं। नाउ टू कंक्लूड, यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आर कंट्री इज रिड्यूसिंग, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. तो क्योंकि आपको अभी डिस्कस किया हमने कि बहुत सारे एनिमल्स को हम अपने लालच के कारण मारे जा रहे हैं, जो हंटर्स होते हैं मार देते हैं, तो इनडायरेक्टली हम भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हम वो चीज़ें खरीदते हैं, इसीलिए हम भी उसके दोषी हैं। तो इसे बचाने के लिए, ताकि वो एनिमल्स इतनी जल्दी ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो धीरे धीरे तो वो डिसअपियर हो जाएंगे यहाँ से। पूरा उनका जो ये है, वो जो रहते हैं हमारी दुनिया में, उनका रहना ही यहाँ से क्या हो जाएगा,
वो गुम हो जाएंगे हमारी दुनिया से। The number of tigers and many other animals in our country is reducing. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. तो जो ये जो नंबर ऑफ़ टाइगर है या और बहुत सारे एनिमल्स जिनके नाम आपने ऊपर पढ़े, एलिफेंट्स हो गया, राइनोसरॉस हो गया, मस्डियर हो गया, स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। और ये एक खतरा मंडरा रहा है उनके अस्तित्व के ऊपर कि वो बहुत जल्द वो डिसअपियर हो जाएंगे हमारे अर्थ से। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है, सरकारों ने कई सारे लॉज बनाए हुए हैं, कई सारे रूल्स बनाए हुए हैं, हंटिंग को बैन किया हुआ है। प्लस बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़, फॉरेस्ट जो हैं, जंगल, उनको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है कि वो हाँ अब कटाई नहीं की जा सकती है, मतलब पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेशनल पार्क, जो जंगल है उनको नेशनल पार्क कहा जाता है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। तो इसमें एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उसका नाम है। और फिर राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे घाना है, घाना बर्ड सेंचुरी, तो वो भी एक तरह का नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। तो यहाँ पे जंगल को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, हंट नहीं कर सकता एनिमल्स को। और हंटिंग करना बाकी जगहों पे भी बैन है, बट यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं हमारे जानवरों को बचाने के लिए और उनके सेंसेस को, ताकि हम काफ़ी दिनों तक देख सकें उनकी अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल को, हियरिंग को, सीइंग को, जो आपने पढ़ा इस लेसन में, उसको फील कर सकें। आई होप यू एंजॉयड लर्निंग अबाउट द एनिमल्स एंड देयर सुपर सेंसेस। बाय बाय।